हेलो एवरीवन, दिस इज सबीहा नूर। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टेज टू एक्सेलेंस, जहां पे आपको बीएड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। आज का टॉपिक आपने तो स्क्रीन पर देख ही लिया होगा, हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ टीचिंग इंटरव्यू। अब ये जो टॉपिक है, इससे रिलेटेड हमें कई सारे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए, कमेंट सेक्शन में लोगों ने कमेंट करके कहा कि मैम टीचिंग इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ बात कीजिए, कुछ वीडियो अपलोड कीजिए। बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बाद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ और मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी कि आप अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको कैसे इंटरव्यू देना है, और अगर आप गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए जा रहे हैं तो आपको कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने अपने कई सारे कलीग्स और दोस्तों से भी बात की थी जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उस सेक्टर में काम कर रहे हैं। मैंने उनसे भी उनकी जो है एक्सपीरियंस को लिया है और मैं वो सब आपसे इस वीडियो में शेयर करना चाहती हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और लाइक शेयर तो बाद में, मैं चाहती हूँ बस ये आपको अच्छे से जॉब दिला दे और आपके लाइफ में कुछ ये इम्प्रूवमेंट ला सके। ठीक है, कुछ हेल्प कर सके आपको। अब अगर आप प्राइवेट बॉडी में अप्लाई करने का सोच रहे हो, प्राइवेट स्कूल में अप्लाई करना चाहते हो, तो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ है रेज्यूमे। अब रेज्यूमे हमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में नहीं लगता है, ऑब्वियसली ये हमें प्राइवेट बॉडी में लगता है। प्राइवेट स्कूल में अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो रेज्यूम हमें वहाँ काम आता है। तो ये चीज़ आपका बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ हो। मेक श्योर कि ये प्रोफेशनल लुक दे, सिंपल ना हो। इवन आप फ्रेशर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसका जो लुक है वो प्रोफेशनल आए, ताकि आपके चांसेस सेलेक्ट होने के ज़्यादा हो जाए। अब दो चीज़ है, अगर वो इंस्टीट्यूशन आपके नियर बाय में है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप हार्ड कॉपी प्रिंट आउट लीजिए, उसे एनवेलप में डालिए और जाके सबमिट कीजिए ऑफिस में। ठीक है, तो वो लोग ज़्यादा उसे कंसिडर करते हैं रादर देन मेल आईडी। हाँ, आपके अगर एरिया से दूर है, काफ़ी दूर है या ज़्यादा दूर है, तो आप मेल कर दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर नियर बाय प्लेस में है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप हार्ड कॉपी ही दें। ओके, वो लोग हार्ड कॉपी को देखते हैं और कोई कोई मेल को इग्नोर भी कर देता है। कॉन्टैक्ट अस में आपको तो एड्रेस एंड मेल आईडी मिल जाएगा। जो भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन में आप जाना चाहते हो, आप वहाँ से मेल देखकर आप सेंड कर सकते हो या फिर आप खुद भी जा सकते हो। ओके, रिज्यूम आपको मेन के प्रोफेशनल लुक बनानी है और इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करनी है। दैट इज़ योर नेम, योर मेल आईडी, योर फ़ोन नंबर, योर एड्रेस, आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी सब्जेक्ट में आप मास्टर हासिल किए हैं उसे लिखना है। एंड देन योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, परसेंटेज, आपका ईयर, कौन से ईयर में आपने कौन से एजुकेशन को फिनिश किया है, कौन से इंस्टीट्यूशन से फिनिश किया है, ये सब। अब अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो आप अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस भी लिख सकते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। और अगर आप फ्रेशर है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट आप अचीवमेंट के बारे में लिखने, आपने क्या क्या अचीव किया है, आपने स्कूल में या कॉलेज लेवल में किस किस चीज़ों में अचीवमेंट लिया है, हासिल किया है, वो सब इंक्लूड कर दीजिए। इट विल मेक योर रिज्यूम मच बेटर। ओके, एंड देन आप अपनी पर्सनल क्वालिटीज़ लिखिए, क्या क्या क्वालिटीज़ है आपके अंदर, और उसे वन वर्ड में मत लिखिए, वन सेंटेंस में लिखिए। ठीक है, ताकि वो दिखने में भी अच्छा लगे। ओके, एंड देन आते हैं हम पर्सनल डिटेल्स में, जिसमें आता है डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एंड देन हॉबीज़ आपकी, लैंग्वेजेस। ये सारी चीज़ आपको छोटी छोटी इंक्लूड करनी है। और मेक श्योर आप रिज्यूम में जो भी इंक्लूड कर रहे हो वो ऑथेंटिक हो, सच हो, और कोई भी फेकनेस आपको नहीं दिखानी अपने रिज्यूमे में, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो हो भी सकते हैं, है ना। लैंग्वेजेस नोन में वही लिखना जो लैंग्वेज आपको पता हो। ठीक, और हॉबीज़ में मेक श्योर कि आप हॉबीज़ वही लिखें जो सच में आपकी पसंदीदा हो या आपको करना अच्छा लगता हो। नेट पे से ढूंढ के हॉबीज़ नहीं लिखनी है। ओके, अब आपका रिज्यूम सेलेक्ट होने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो आपको जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए तो सबसे पहली चीज़ जो आपको आनी चाहिए, टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आपको सही तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। यू हैव टू स्टार्ट विद योर नेम एंड देन वेयर डू यू लीव, आपका जो भी क्वालिफिकेशन है आप उसे कंटिन्यू कीजिए, एंड देन आपका कोई भी अचीवमेंट है उसे बताइए। आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ लिटिल इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, अपने हॉबीज़ को बता सकते हो, और अगर आपने कोई भी
इससे पहले काम किया है कहीं भी जगह, आप उसे भी शेयर कर सकते हो। सो मेक श्योर आप ये सब बोलते वक्त फंबल ना करो। आप बहुत ज़्यादा अगर घाई करोगे या स्पीड को बढ़ा दिए तो ऑटोमेटिकली आप वहाँ पर अटकने लगोगे। तो आपको स्पीड एकदम नॉर्मल रखनी है और बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप जो भी पास होते हो या फेल होते हो या इंटरव्यूअर सेलेक्ट करता है या नहीं, ये बात की बात है, लेकिन आपको अपनी तरफ से 100% देना है। अगर अटके भी तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम आपको समझ आएगा कि मुझे क्या क्या चीज़ नहीं करना है, ठीक है ना। सो फेलियर के बाद ही हमें सक्सेस की वैल्यू होती है। तो फेलियर से कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। बस आपको प्रिपेयर अच्छे से करके चलना है। हमेशा अपने आप को हर चीज़ से के लिए वेल प्रिपेयर्ड रखना बेहतर होता है। बस इसी के लिए वीडियो है। नेक्स्ट इज अबाउट इंस्टीट्यूशन। अब इंटरव्यूअर आपसे ये भी पूछ सकता है कि वाई यू वांट टू वर्क विद अस और टेल अस अबाउट आवर इंस्टीट्यूशन। सो ये बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। जो भी आप जो भी स्कूल में अप्लाई कर रही हैं, आप उसकी स्कूल वेबसाइट पे जाके आप उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लीजिए कि वो स्कूल कब शुरू हुआ, कौन सा बोर्ड वो लोग फॉलो करते हैं, एंड देन कौन सा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का नाम क्या है, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन। और जो भी आपको यूनिक लगे आप वो पॉइंट को याद कर लीजिए और वहीं पे आपको बोल देना है, ठीक। नेक्स्ट इज अबाउट टीचिंग स्टाइल। आपको अपनी टीचिंग स्टाइल के बारे में पता होना चाहिए। और अलग अलग स्टूडेंट भी होते हैं। रिमेंबर वी आर इन 2022, सो वो चॉक एंड टॉक मेथड बहुत ही ट्रेडिशनल स्टाइल हो गया है। हम वो भी फॉलो करते हैं, बट सिर्फ वो ही नहीं फॉलो करते हैं, राइट। अब हमारी क्लास में कई सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं और हर स्टूडेंट एक दूसरे से यूनिक है। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग स्टाइल के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, और कैसे उसे क्लासरूम में अप्लाई कर सकते हैं ये भी पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको सब के सब पता होना चाहिए, नहीं, बट मैक्सिमम टीचिंग स्टाइल आप मेक श्योर करें कि आपको पता हो, आपके नॉलेज में हो और आप उसे यूज़ कर सको, ठीक है। सो आपको इंटरव्यूअर क्या है ना, हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे देगा और बोलेगा कि क्लासरूम में ऐसा ऐसा स्टूडेंट है, आप कैसे डील करोगे। तो आप अगर पढ़े रहोगे ना अलग अलग मेथड, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी उसे रिस्पॉन्ड करने में। सो जैसे लेक्चर मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, देन प्रोजेक्ट मेथड, डिस्कशन मेथड, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड, ये सारे टीचिंग स्टाइल के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ओके। ऑल्सो जो हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है वो मेक श्योर करना कि आप ज़रूर पढ़ लें और आपको समझ भी आए और क्या क्लासरूम में कैसे अप्लाई करना है इस चीज़ की भी नॉलेज हो। सो इससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आई बटन पर मिल जाएगा आपको, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो, ओके। एंड देन नेक्स्ट इज अदर क्वेश्चन। सो फॉर एग्जाम्पल द इंटरव्यूअर कैन आस्क यू हाउ डू यू डील विद अ स्लो लर्नर चाइल्ड। अगर आपके क्लासरूम में स्लो लर्नर कोई बच्चा है, आप उससे कैसे डील करोगे। सो अगर यहाँ पे आप बोलते हो कि नहीं भाई मेरे लिए सब इक्वल है, सब एक समान है, चाहे वो ब्राइट स्टूडेंट हो या स्लो लर्नर हो, तो बताइए क्या आप डेमो तक पहुँच सकते हो। ऑब्वियसली नहीं पहुँच सकते, क्योंकि आपको टीचिंग स्ट्रैटेजीज नहीं पता। आपको टीचिंग स्ट्रैटेजीज पता होना बहुत ज़रूरी है। टीचिंग स्ट्रैटेजीज स्लो लर्नर के लिए क्या है और हाइपर एक्टिव चाइल्ड के लिए क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी ही आप सही तरीके से आंसर दे पाओगे। सो इसलिए प्रिपेयर योर सेल्फ वेल फॉर इट, ठीक। एंड देन ये सारी जो चीज़ें हो गई, ये आपको प्राइवेट बॉडीज़ में भी काम आएंगी, और अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में काम करने के लिए जा रहे हो, टीचिंग इंटरव्यू है आपका, वहाँ भी काम आएंगी। सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन और नॉलेज आपकी नॉलेज में हो, या आप मेक श्योर कीजिए। नाउ नेक्स्ट इज थिंग्स टू रिमेंबर व्हाइल गिविंग अ डेमो। अब आप चाहे गवर्नमेंट स्कूल या आप प्राइवेट स्कूल के लिए डेमो देने जा रहे हैं, सो इन बातों का ख्याल रखना आपको ज़रूरी है। सबसे पहले हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो चीज़ प्राइम इंपॉर्टेंस रखती है। सो द वेरी फर्स्ट वन इज़ टीचिंग एड्स। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप टीचिंग एड्स ज़रूर बनाकर लेके जाएं डेमो के लिए। ये आपके डेमो को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना देगा और आपके प्रेजेंटेशन और एक्सप्लेनेशन भी आपकी बड़ी मदद होगी, ठीक है। सेकेंड इज सेट इंडक्शन। सेट इंडक्शन ये एक ऐसा कोग्निटिव प्रोसेस है जिससे बच्चों के अंदर मोटिवेशन इंक्रीज होता है। ये हम यूज़ करते हैं अपने लेक्चर के शुरू में, राइट, जिससे हम बच्चों के अटेंशन को ग्रैब करते हैं, गेन करते हैं, और जो भी हमें टॉपिक पढ़ाना है वो टॉपिक हम बच्चों से निकलवाने की कोशिश करते हैं। तो हमें ऐसे स्टेटमेंट यूज़ करना है जो बच्चे के थॉट्स को प्रोवोक करे, और हमें ऐसे आंसर पूछना है। हम यहाँ पे कुछ एक्टिविटी भी करा सकते हैं, क्वेश्चन आंसर भी पूछ सकते हैं, राइट।
तो ये सारी कुछ क्विज भी करवा सकते हैं हम बच्चों से उस टॉपिक को निकलवाने के लिए। सो बेसिकली इसे ही सेट इंडक्शन बोलते हैं। सो सेट इंडक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना सेट इंडक्शन के अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस नहीं करना है। आपके सामने जो भी पैनल बैठा है या जो भी इंटरव्यूअर है आपका, आपको उसे ही एज अ स्टूडेंट समझ के उससे क्वेश्चन करना है। और उसे जब टॉपिक मिल जाए या नहीं भी मिले, अगर काफ़ी डिफिकल्ट टॉपिक है तो आप खुद फिर इंट्रोड्यूस कर दीजिए एंड देन you can start with your introduction. Now, we all know introduction serves as a bridge between new knowledge of a new topic and previously learned knowledge. अब बच्चों के पास हमेशा कुछ ना कुछ नॉलेज होती है। दे आर नॉट एम्प्टी, ओके। आप ये मत सोचिए कि उन्हें कुछ भी नहीं पता, उन्हें बहुत कुछ पता होता है। जो भी आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उससे रिलेटेड आपको उनसे प्रीवियस नॉलेज लेनी है कि क्या क्या उनको पता है इससे रिलेटेड, और वही नॉलेज को लिंक करके आपको न्यू टॉपिक और न्यू इन्फॉर्मेशन और न्यू नॉलेज देनी है। सो यहाँ पे एक मैक्सिम फॉलो हो रहा है। डू यू नो इट? यहाँ पर जो मैक्सिम फॉलो हो रहा है वो है नोन टू अननोन। मतलब जो बच्चों को पता है वो नोन है और जो आप न्यू टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो उनके लिए अननोन है। सो यू आर फॉलोइंग दिस मैक्सिम विच इज़ नोन एज नोन टू अननोन। और ऐसे कई और मैक्सिम्स भी है। वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है गाइज, अगेन आई बटन पर लिंक आपको मिल जाएगा, ज़रूर देखना। 1.5x स्पीड पर देख लेना, ज़रूर आपको हेल्प होगी। ठीक है। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन एंड एक्सप्लेनेशन। अब ये आपका मेन बॉडी है। यहाँ पर आपको प्रेजेंट करना है आपके कंटेंट को। ठीक है। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद के कंटेंट को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। तो आप प्रिपेयर होके जाना, दैट विल बी बेटर फॉर यू, ताकि आपको हिचकिचाहट ना हो आपका डेमो देते हुए। नेक्स्ट इज ब्लैक बोर्ड वर्क। ना ब्लैक बोर्ड वर्क इज़ वेरी नेसेसरी। खूब सारे अलग अलग कलर के चौक लेके जाना और मेक श्योर बिफोर राइटिंग एनीथिंग यू राइट द डेट, राइट द डे ऑल्सो इफ पॉसिबल। डेट तो ज़रूर लिखना है। टॉपिक, सब्जेक्ट, आपको टॉपिक बोल्ड में लिखना है, सब्जेक्ट को आपको कॉर्नर में लिखना है। मेक अ पार्टीशन एंड देन राइट ऑन द लेफ्ट साइड एंड देन ऑन द राइट साइड। सो ये कुछ इस तरीके से आपका ब्लैक बोर्ड वर्क होना चाहिए। आप अलग अलग कलरफुल चौक भी यूज़ कर सकते हो। सो ब्लैक बोर्ड आपका अट्रैक्टिव दिखेगा तो ये स्टूडेंट के लिए आई कैची होता है। ठीक है। सो ये पैनल को भी बहुत पसंद आएगा और साथ ही साथ अगर कोई इंटरव्यूअर है तो उसे भी पसंद आएगा कि आपका ब्लैक बोर्ड वर्क कितना ब्यूटिफुल है। नेक्स्ट इज रिकैपिटुलेशन ऑफ द टॉपिक। आपका टॉपिक खत्म हो गया, आपको रिकैप भी करवाना है। समरी, आप पहले एक शॉर्ट समरी दे दीजिए एंड देन यू कैन आस्क क्वेश्चन ऑल्सो बेस्ड ऑन इट। अच्छा, वाइल प्रेजेंटिंग योर कंटेंट और वाइल गिविंग योर एक्सप्लेनेशन टू, आप फॉर्मेटिव असेसमेंट कर सकते हो। मतलब आप वहाँ भी बच्चों से क्वेश्चन कर सकते हो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आपके जो भी स्टूडेंट है या आपका जो भी ऑडियंस है उसे समझ में आ रहा है या नहीं जो अभी आप समझा रहे हो। तो वो एक फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाएगा। ठीक है। ड्यूरिंग द क्लास आप बच्चों को असेस कर सकते हो, उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। अच्छा, रिकैपिटुलेशन ऑफ द टॉपिक में आपको जो भी टॉपिक आपने स्टार्ट टू एंड पढ़ाया आपको एक ब्रीफ समरी दे देनी है, दैट इज रिकैप, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट इज होमवर्क एंड असाइनमेंट। गिव अ शॉर्ट होमवर्क एंड शॉर्ट असाइनमेंट इन योर डेमो क्लास। सो यहाँ पर आपका होगा कंप्लीट फ्रॉम टीचिंग एड्स टिल होमवर्क। Secondary things which are important too is voice modulation. Now we all know public speaking में voice modulation का कितना importance है. So every teacher should know that how to be effectively modulate his or her voice to keep the children on the edge of the seats. कैसे आपको आपके बच्चों के attention को grab करके रखना है अपने voice से, कैसे उन्हें present करना है उनके सामने अपना content अपने voice modulation से, right? So voice modulation अपने लेक्चर को डिलीवर करने के लिए, क्लासरूम में प्रेजेंटेशन और अपने स्पीच को डिलीवर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। अगर आपका प्रेजेंटेशन एक्सप्लेनेशन कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, बट अगर आपकी वॉइस स्लो होगी, लो होगी, तो स्टूडेंट विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट विथ यू। सो मेक श्योर वॉइस मॉड्यूलेशन आपका अच्छा हो। नेक्स्ट इज फेस एक्सप्रेशन। अब अगर आप कोई बच्चे से क्वेश्चन करते हैं, अगर वो जवाब देता है, सो आप उससे फेस एक्सप्रेस करके बताइए कि येस यू लाइक द आंसर, यू लव द आंसर। सो फेस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्लास, राइट। नेक्स्ट इज वे ऑफ टीचिंग। वे ऑफ टीचिंग मीन्स हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ इन द क्लास टू। मतलब प्रेजेंटेशन तो ठीक है, लेकिन आपका
वे ऑफ स्टैंडिंग कैसा है, आप कैसे खड़े हो, आप कैसे बात कर रहे हो, आप कैसे बोल रहे हो, आप क्वेश्चन किस तरीके से कर रहे हो, आपका लैंग्वेज कैसा है क्लासरूम में, दैट इज़ ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो टीचर होते हैं ये बच्चों का रोल मॉडल होते हैं। तो रिमेंबर यू आर इन द क्लास और आप किसी के लिए रोल मॉडल हो सकते हो। सो एक रोल मॉडल को कैसा होना चाहिए, तो आपको वैसे ही आपको प्रेजेंट करना है, क्योंकि बच्चे जो है टीचर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अगर आपका वे ऑफ टीचिंग अच्छा होगा तो बच्चे विल लाइक यू मोर, एंड नॉट ओनली बट दे विल ट्राई टू अडेप्ट समथिंग ऑल्सो फ्रॉम यू, राइट। तो चाहे वो अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो, बच्चे हमेशा देख कर सीखते हैं, राइट। तो हमें ये चीज़ और ये बात का ख्याल रखना है कि हमारा वे ऑफ टीचिंग अच्छा हो, हमारा लैंग्वेज जो हम क्लासरूम में बोलते हैं, यूज़ करते हैं, वो बच्चों के लिए आसान हो, रिस्पेक्टफुल हो। नेक्स्ट इज पोस्टर एंड जेस्टर। आपका पोस्टर वे ऑफ स्टैंडिंग भी अच्छा होना चाहिए, और जेस्टर, अगर कोई बच्चा सही आंसर करता है तो उसके लिए भी जेस्टर सही होना चाहिए, और अगर कोई गलत भी आंसर करता है तो भी आपको उसके लिए सही ही जेस्टर रखना है। जेस्टर भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। बच्चे उससे भी मोटिवेट होते हैं। आप एक हाई फाई और एक थम्स अप देके भी एक बच्चे का दिन बना सकते हो, ठीक है। तो जेस्टर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज हैंड राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड। अब प्रेजेंटेशन के साथ साथ हम ब्लैक बोर्ड पे कुछ ना कुछ लिखते भी चलते हैं, राइट। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी इंपॉर्टेंट फार्मूला, या फिर पोयम है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट हार्ड वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारी चीज़ हम लिख कर चलते हैं। तो इसका पहले तो प्रेजेंटेशन ब्लैक बोर्ड पे भी सही तरीके से होना चाहिए। सेकेंड चीज़ ये ध्यान में रखना है कि आपकी हैंड राइटिंग सिंपल हो, क्लियर हो, अंडरस्टैंडेबल हो, टीचर के लिए, जो आपका पैनल बैठा है उसके लिए भी, या जो आपके स्टूडेंट है उसके लिए, ठीक है। थर्ड चीज़ ये आपको दिमाग में रखनी है कि कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए जो भी आप लिख रहे हो उसमें। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप कैलीग्राफी सीख के आइए, नहीं, कैलीग्राफी आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना सही लिखिए और इतना सिंपल और सादा लिखिए कि आपके बच्चों को आसानी से समझ आए, ठीक है। सो इस चीज़ का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी हैंड राइटिंग ब्लैक बोर्ड पे कैसी आ रही है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज ड्रेस सेंस। ना फॉर टीचर्स ईदर मेल और फीमेल, जो सबसे बेस्ट ड्रेस कोड है विच इज़ द सेफेस्ट एंड मोस्ट कंफर्टेबल ऑल्सो इज फॉर्मल ड्रेस। फॉर्मल ड्रेस में एक इंसान सबसे ज़्यादा खुद को कंफर्टेबल और सेफ महसूस करता है। सो जो बॉयज़ है और जो मेल टीचर है वो फॉर्मल पेयर ऑफ पैंट्स और उसके साथ साथ सेमी फॉर्मल कोई भी शर्ट को कॉम्बो करके पहन सकते हैं। एंड मेक श्योर जो आपका पैंट हो, वो शर्ट हो, वो गुड फिट में हो, इट शुड बी इन अ गुड फिट, ओके। वो टाइट नहीं होना चाहिए बिकॉज इट कैन रिस्ट्रिक्ट योर बॉडी लैंग्वेज देन इफ़ यू आर टीचिंग। सो मेक श्योर कि वो सही फिट में हो। एंड फीमेल टीचर्स जितने भी हैं दे शुड नॉट वेयर एनी काइंड ऑफ रिवीलिंग क्लोथ्स इन फ्रंट ऑफ देयर चाइल्ड। और जो है हमें वाइब्रेंट कलर्स पहनना चाहिए जो बच्चे को थोड़ा एक्साइट करे, है ना, वो अच्छे से कनेक्ट कर पाए और अप्रोच कर पाए, ऐसा ड्रेस हमें करना है। सो ड्रेस सेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वाइल यू आर गिविंग अ डेमो, ओके। नाउ थिंग्स टू रिमेंबर फॉर द गवर्नमेंट स्कूल व्हेन यू आर गोइंग इन गवर्नमेंट स्कूल टू गिव अ डेमो। तो आपको क्या चीज़ दिमाग में रखनी है। तो यहाँ पे मैंने कहा था कि आपको रिज्यूम तो सेंड करना है नहीं, तो करना क्या है, तो आपको यहाँ पे रिटर्न टेस्ट देना होता है। अब चाहे वो KVS हो, NVS हो, DSSB हो, या परमाणु ऊर्जा दैट इज AES हो, या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल हो, जॉब हो, सबसे पहले आपको क्लियर करना होगा रिटर्न टेस्ट। रिटर्न टेस्ट यूजुअली ऑब्जेक्टिव टाइप ही होते हैं। एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शंस होंगे, चारों में से कोई एक सही होगा, आपको टिक मार्क करना है, ठीक है। और अब ये डिपेंड करता है अलग अलग इंस्टीट्यूशन पे कि उसको नेगेटिव मार्किंग रखनी है या नहीं रखनी है, उनका सिलेबस पैटर्न। तो ये आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आप उसका सिलेबस पैटर्न ज़रूर देख लीजिए, ठीक है, कि उनमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, क्या क्या सिलेबस है और किसको कितना वेटेज दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है ये भी देख लीजिएगा। तो रिटर्न टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हर किसी का अलग अलग अपना अपना मैक्सिमम मार्क्स होता है और अपना अपना कट ऑफ होता है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले तो आपको रिटर्न टेस्ट क्लियर करना होता है, उसके बाद लिस्ट लगती है, एंड देन सेकेंड जो राउंड होता है वो स्किल टेस्ट या फिर डेमो जिसको हम बोलते हैं। स्किल टेस्ट मतलब आपकी टीचिंग स्किल को टेस्ट किया जाएगा बेसिकली। सो यहाँ मैं आपको बता दूँ, आपको कंटेंट से रिलेटेड नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए, चाहे आप प्राइमरी के लिए जा रहे हो या सेकेंडरी सेक्शन के लिए।
सो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टीचर है वो प्राइमरी सेक्शन के लिए जा रही है तो उसे जो है ईवीएस के बारे में पता होना चाहिए फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ, आई विल से। और अगर कोई टीचर सेकेंडरी के लिए जा रही है तो उससे फिफ्थ टू टेंथ, और अगर 11th और 12th के भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेगी तो ज़्यादा बेहतर है। तो आपको आपके कंटेंट में मास्टरी होनी चाहिए, क्योंकि पैनल जो है वो कुछ भी क्वेश्चन कर सकता है। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंटेंट के बारे में नॉलेज लेकर जाओ, ठीक है। सो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट रहेगा। अगर कोई टीचर को अपने कंटेंट की ही नॉलेज नहीं है सो वहाँ पे आपका चांस जो है बहुत ही कम हो जाएगा सेलेक्ट होने का, है ना। क्योंकि पैनल ऐसा टीचर नहीं चुनेगा जिसको अपने ही कंटेंट की नॉलेज नहीं है, क्योंकि अगर बच्चा क्रॉस क्वेश्चन करेगा देन हाउ द टीचर विल हैंडल द स्टूडेंट, राइट। सो इसीलिए आपको आपके कंटेंट की बेहतरीन तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। थरो पढ़ लीजिए सारी किताबों को, किताबें मतलब जो भी सीबीएसई की बुक्स है सब पढ़ लीजिए आप अपने कंटेंट की, ठीक है, अपने सब्जेक्ट की। नेक्स्ट, आपको इंस्टीट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप केवी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए केंद्रीय विद्यालय के बारे में। अगर आप एईएस के लिए, दैट इज़ परमाणु ऊर्जा के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको एईएस के बारे में पता होना चाहिए, कब शुरू हुआ, कितने सेंटर है इसके, कहाँ कहाँ पे है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। नेट पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, डोंट वरी, ओके। इसके बाद थर्ड थिंग, आप एक बच्चे का कैलेंडर उठा लीजिए। आप अगर केवीएस का पेपर देने जा रहे हो, आपका डेमो है कल, आप किसी बच्चे का जो केवी स्कूल में पढ़ता है उसका कैलेंडर लीजिए और उसके अंदर आपको कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगी। जो है ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे आपको, रूल्स और रेगुलेशन मिलेंगे आपको। ये सारी चीज़ आप एक नज़र देख लीजिए कि वो स्कूल की क्या रूल्स और रेगुलेशन है, क्या ड्रेस कोड है, ठीक है, कब से कब तक वो स्कूल रन करती है, फंक्शन करती है, वो स्कूल का कौन प्रिंसिपल है, ये सारी चीज़ आप देख लीजिए। नेक्स्ट जो है वो ये कि जो इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ है वो आप पढ़ के जाइए। जैसे एरिक्सन की है, पियाजे की कोग्निटिव डेवलपमेंट पे थ्योरी है। नेक्स्ट इज़ यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर की जो इकोलॉजिकल थ्योरी है, गोलमैन की थ्योरी, कोलबर्ग की थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट थ्योरीज आप पढ़ लीजिए। उसके बाद पेडागॉजी भी आपका थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे सकते हैं कि ऐसा बच्चा है, ऐसा बच्चा है, आप कैसे डील करोगे। तो आपको देखो सोच के आंसर दो चलेगा, है ना, आंसर देने के बाद सोचो मत। वो एक कहावत है ना कि जो अक्लमंद है वो सोच कर बोलता है और बेवकूफ़ जो है वो बोल कर सोचता है। तो हमें अक्लमंद बनना है। तो आप बेशक 30 सेकंड लीजिए, सोचिए और फिर सोच कर बोलिए, और स्पेसिफिक बोलिए, टू द पॉइंट बोलिए, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ ये कि आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पॉक्सो एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आप या कॉन्ट्रैक्ट टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो या रेगुलर के लिए, पॉक्सो एक्ट पूछा जा सकता है कि पॉक्सो एक्ट क्या है, पता है आपको? प्लीज़ राइट द फुल फॉर्म इन द कमेंट सेक्शन। आई होप यू गाइज नो इट। अगर नहीं पता है तो प्लीज़ लर्न अबाउट इट। ये भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, ठीक है। सो इसको डिटेल में पढ़ लीजिए, इसके क्या पेनल्टीज़ है ये भी पढ़ लीजिए। एंड देन NCF, दैट इज़ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, कितनी NPE आई है अभी तक, क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या डिफरेंस है, ये थोड़ा देख लीजिए। एंड राइट टू एजुकेशन, ये भी देख लीजिए, इसका कितना फ़ायदा हुआ है ये भी। सो ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे पता चले थे और जो मेरे भी एक्सपीरियंस है ये मैंने शेयर किया है आपके साथ। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप दिमाग में रखिए, आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, इसे आप कहीं लिख लीजिए ताकि आपसे एक भी पॉइंट मिस आउट ना हो। अगर कुछ सुनने में रह गया है तो प्लीज़ रिवाइंड करके फिर से सुन लीजिए, ओके। सो जब भी आप डेमो के लिए जा रहे हैं मेक श्योर आप एक छोटा सा टॉपिक प्रिपेयर करके रखें और इफ़ पॉसिबल उसी पर लेसन प्लान भी बना लें और उसके अंदर कोई भी फ्लॉज नहीं होना चाहिए। सेकेंड चीज़ ये, बी एब्सोल्युटली थरो विथ योर बेसिक्स। आपको आपकी बेसिक्स पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। दैट मीन्स कि इंटरव्यूअर आपसे कुछ भी पूछे आप उसका जवाब सही तरीके से दे सको। थर्ड थिंग, टीचिंग टेक्निक जो है थोड़ा यूनिक रखने की कोशिश करना, समथिंग विच शुड मेक यू स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट, ताकि आपको इंटरव्यू देखे तो या फिर आपका नाम सोचे तो उसको याद आए कि हाँ ये पर्सन ने, ये बंदे ने कुछ अलग किया था या अलग की थी, ठीक है। टीचिंग टेक्निक आप थोड़ा सा यूनिक चूज़ कर लीजिए, स्पेशली इन योर डेमो। नेक्स्ट, जब भी आप क्वेश्चन पूछे बच्चों से या पैनल से या फिर
इंटरव्यूअर से ऑलवेज गिव चांस टू थिंक, रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड। उन्हें समय दो, कुछ मिनट का, कुछ सेकंड का, ताकि वो सोच सके, रिएक्ट कर सके, रिस्पॉन्ड कर सके। ये नहीं कि आपने तुरंत क्वेश्चन पूछा है ना, आपने तुरंत खुद ही जवाब दे दिया, ठीक है। वेट फॉर सम टाइम एंड देन अगर आपको रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है तो आप दीजिए। नाउ नेक्स्ट इज ट्राई नॉट टू मेक मिस्टेक्स। अब ऐसा पॉसिबल तो है नहीं कि डेमो आप देने जाओ और आपसे गलतियां ना हो, लेकिन अगर गलतियां हो जाती है सो एक्सेप्टेड विद ग्रेस देन एंड देयर, ठीक। नेक्स्ट इज जितनी भी टेक्निक्स आपको पता है कि इससे या इसको यूज़ करके बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी हम डेवलप कर सकते हैं, तो उसे ज़रूर अपने नॉलेज में रखिए। क्योंकि अगर हिस्ट्री टीचर जा रही है डेमो के लिए तो द इंटरव्यूअर कैन आस्क यू कि आपका ये जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री यूजुअली स्टूडेंट को बोरिंग लगता है, तो आप बच्चों के अंदर इंटरेस्ट या क्यूरियोसिटी डेवलप करने के लिए क्या करोगे। सो ऐसे कुछ क्वेश्चंस साइंस से या मैथ्स से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल मैथ्स में जो इक्वेशंस होती हैं, फार्मूलाज होते हैं, बच्चों को यूजुअली बाय हार्ट नहीं होते, तो आप कैसे याद करवाओगे, है ना। अगर साइंस है तो साइंस में जैसे डायग्राम बच्चों को बहुत हार्ड लगते हैं, तो आप कैसे उन बच्चों को बताओगे। तो ये सारी कुछ टेक्निक्स, कुछ चीज़ें आप अपने दिमाग में रख के जाना अपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट इज एंड लास्ट, बी वेल ड्रेस्ड, काम एंड कंपोज्ड। अपने आप को वेल ड्रेस रखने की कोशिश करना। टीचर शुड ऑलवेज अपीयर अप्रोचेबल टू द स्टूडेंट्स। क्लियर। सो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो पर्सन आपका इंटरव्यू ले रहा है दैट इज ऑल्सो ह्यूमन, सो डू नॉट मेक देम गॉड। अगर आप इंटरव्यू में रिजेक्ट भी होते हो सो इट्स ओके, वहाँ पे आपकी लाइफ ख़त्म नहीं हो जाएगी। यू विल स्टिल बी अलाइव एंड एलिजिबल टू लीव अ हैप्पी लाइफ। सो अगर आपको कोई आज कंसिडर नहीं करता है, इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन। आपको आपकी वीकनेसेस के बारे में पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा कि वे यू आर लैकिंग, सो यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ। आप अपने ऊपर काम कीजिए, आप चीज़ों को लर्न कर सकते हो, ठीक है। आपने जो गलतियाँ दोहराई है, जो गलतियाँ की हैं, वो आप दोबारा दोहराओगे नहीं अगली बार जब इंटरव्यू देने जाओगे। तो इसीलिए कभी भी अगर हम कोई इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, इट्स ओके। वहाँ पे हमें अगर जॉब नहीं मिली है तो वहाँ पे हमें एक्सपीरियंस ज़रूर मिला है। सो एक्सपीरियंस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एंड वन मोर थिंग, बिलीव इन डेस्टिनी टू। डेस्टिनी भी कुछ होती है, सो उस पर भी बिलीव कीजिए और बस अपने पाथ पे चलते रहिए पीसफुली एंड गिव योर 100% इन प्रिपरेशन। जितना हो सके उतना लर्न कीजिए। द मोर यू लर्न द मोर यू लूज फियर ऑफ फेसिंग क्वेश्चन। आपको उतना कम डर लगेगा, जितना आप चीज़ें सीखे रहोगे, आपको क्वेश्चन जब फेस करोगे तो उसका डर आपको उतना ही कम लगेगा। एंड लास्ट थिंग, क्लोज योर आइज अ फ्यू मिनट्स बिफोर एन important interview. Think about the person you love the most, feel their importance and go inside. That's it. Rock it. Okay. सो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का सेशन पसंद आएगा और आपको ये जो टीचिंग इंटरव्यू है इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू गाइज। क्रैक इट, नेल इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।